15 मई 1999 चार जाट रेजिमेंट के कैप्टन सौरभ कालिया रेगुलर पेट्रोल के लिए बजरंग पोस्ट की तरफ बढ़ रहे थे। 22 साल के कैप्टन कालिया एक साल पहले ही इंडियन मिलिट्री एकेडमी से निकले थे। ये उनकी पहली फील्ड पोस्टिंग थी। उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी कि वो 14,000 फीट की ऊंचाई पे बनी बजरंग पोस्ट का मुआयना करके आएं। ये रूटीन पेट्रोल थी जिसका मकसद ये देखना था कि क्या बजरंग पोस्ट के आसपास बर्फ पिघलना शुरू हो गई है। 1999 से पहले भारतीय सेना कारगिल और द्रास सेक्टर की ऊंचाई पे बनी हुई पोस्ट को सर्दियों के मौसम में खाली कर दिया करती थी। कैप्टन कालिया और उनके साथ चल रहे 5 जवान अर्जुन राम, भंवरलाल, भीखाराम, मूलाराम और नरेश सिंह को इस बात का रत्ती भर अंदाजा नहीं था कि उनका सामना दुश्मन से भी हो जाएगा। जैसे ही कैप्टन कालिया के नेतृत्व वाली यह पेट्रोल बजरंग पोस्ट के पास पहुंची, उस पर दुश्मन ने फायर करना शुरू कर दिया। भारतीय जवान रेगुलर पेट्रोल पे थे, लिहाजा उनके पास में सीमित एम्यूनेशन था। वो अपनी आखिरी गोली तक दुश्मन का मुकाबला करते रहे, लेकिन जल्द ही उन्होंने खुद को एक पाकिस्तानी प्लाटून के घेरे में पाया। पाकिस्तान ने सौरभ कालिया और 5 जवानों को बंदी बना लिया। लगभग 22 दिन तक वो पाकिस्तान की कैद में अमानवीय टॉर्चर सहते रहे। 9 जून 1999 को पाकिस्तान ने कैप्टन सौरभ कालिया और 5 भारतीय जवानों की पार्थिव देह भारत को सौंपी। कैप्टन कालिया और उनकी पेट्रोल कैप्चर होने को अक्सर कारगिल वॉर का प्रस्थान बिंदु माना जाता है, लेकिन यह कहानी कारगिल वॉर की नहीं है। ये कहानी है कारगिल वॉर से मिले एक कड़वे सबक की। कारगिल वॉर के दौरान पाकिस्तानी सेना की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवान ऊंचाई पर बैठे हुए थे। हमारे पास उनकी मूवमेंट और सही पोजीशन के बारे में मालूमात नहीं थी। हमने अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिका 80 के दशक से ही सैटेलाइट नेविगेशन के क्षेत्र में काम करता आ रहा था। 1993 तक उसका नेविगेशन सिस्टम जीपीएस बन के तैयार हो चुका था। ये वही जीपीएस है जिसका इस्तेमाल हम आज रास्ता ढूंढने के लिए करते हैं। भारत ने उस समय अमेरिका से जीपीएस के कोऑर्डिनेट मांगे ताकि दुश्मन की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाया जा सके, लेकिन अमेरिका ने इंटरनल पॉलिसी का हवाला देते हुए हमसे जीपीएस साझा करने से मना कर दिया। यह इतिहास का वो मोड़ था जहां भारत ने अपने नेविगेशन सैटेलाइट प्रोग्राम की नींव रखी। क्या है भारत का नेविगेशन सिस्टम नाविक, जो फिलहाल बुरे हालात में है? कैसे देश का सिर गर्व से ऊंचा करने वाला इसरो हमारा लोकल जीपीएस बनाने में फिसड्डी साबित हुआ है? सब समझेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है विनय सुल्तान और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ पिंच। कारगिल वॉर के बाद में हमने सबक लिया कि हमें अपना नेविगेशन सिस्टम खुद डिज़ाइन करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ भारत अकेला ऐसा देश नहीं था जिसे अमेरिका ने ये कड़वा सबक सिखाया हो। हमारे से पहले हमारे पूर्विया पड़ोसी चीन को भी अमेरिका के हाथों इसी तरीके से जलील होना पड़ा था। 1996 में स्ट्रेट ऑफ ताइवान में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। वजह थी ताइवान के तत्कालीन राष्ट्रपति ली तेंग हुई का वन चाइना पॉलिसी से दूरी बनाना। उस समय चीन ने ताइवान को धमकाने के लिए सिलसिलेवार तरीके से मिसाइल परीक्षण किए थे। इस समय तक चीन का मिसाइल सिस्टम भी अमेरिकन जीपीएस पे निर्भर था, लेकिन इस नाजुक मौके पे अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा हो गया। इस तरह एक ही समय भारत और चीन को यह समझ में आ गया था कि अगर स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी रखनी है तो खुद का नेविगेशन सिस्टम बनाना पड़ेगा। और इस सबक की शुरुआत तो 1991 में ही हो चुकी थी। साल 1991 के गल्फ वॉर में अमेरिका ने जीपीएस की मदद से बहुत सटीकता से बम गिराए। चीनी एनालिस्ट इस पूरे वॉर को बहुत बारीकी से देख रहे थे। चीन की सरकार ने 1994 में अपने नेविगेशन प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। चीन की स्पेस एजेंसी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके लिए 3 चरण का प्रोग्राम डिजाइन किया। पहले चरण की शुरुआत साल 2000 के अक्टूबर में हुई। चीन के बाइडू 1A सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। इसके 2 महीने बाद दिसंबर में दूसरा सैटेलाइट लॉन्च किया गया। इसे नाम दिया गया बाइडू 1B। इसके 3 साल बाद एक बैकअप सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया गया। इस तरह चीन ने 2003 में अपने नेविगेशन प्रोग्राम का पहला चरण पूरा कर लिया। ये जियोस्टैटिक सैटेलाइट थे, मतलब पृथ्वी के ऑर्बिट में एक जगह स्थिर रहते थे। इस स्टेज पर चीन के पास में 10 मीटर तक के इलाके को नेविगेशन करने की सलाहियत आ गई थी। चीन ने अपने नेविगेशन प्रोग्राम का दूसरा चरण शुरू किया 2007 में। अप्रैल 2007 में कंपास M1 सैटेलाइट लॉन्च किया गया। इसके बाद तो चीन ने सैटेलाइट्स की झड़ी लगा दी। 2009 से 2011 के बीच 16 सैटेलाइट दागे गए। 2012 आते आते चीन ने जीपीएस का स्थानीय विकल्प तैयार कर लिया था, लेकिन इसकी कवरेज चीन और एशिया पैसिफिक तक ही सीमित थी। अब चीन को चाहिए था ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो पूरी दुनिया को कवर करे।
साल 2015 में चीन ने अपने नेविगेशन प्रोग्राम के तीसरे चरण की शुरुआत की। 2015 की अप्रैल में चीन ने अपने नेविगेशन सिस्टम का 17वां सैटेलाइट दागा। इसी साल 3 और सैटेलाइट दागे गए। 2016 में चीन ने 3 और सैटेलाइट लॉन्च किए। इस तरीके से 2016 आते आते चीन खुद का नेविगेशन सिस्टम तैयार कर चुका था। यह पूरी दुनिया को कवर करता था और कई मायनों में अमेरिका के जीपीएस से बेहतर था। अब तक चीन अपने नेविगेशन प्रोग्राम के तहत कुल 60 सैटेलाइट दाग चुका है, जिसमें से 50 फिलहाल वर्किंग है। अब आप कहेंगे कि हमने चीन के नेविगेशन प्रोग्राम की कहानी आपको क्यों सुनाई? इसकी दो वजह हैं। पहली है कि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की शुमार दुनिया की आला एजेंसियों में होती है। दूसरी बात यह कि चीन और भारत ने लगभग एक ही समय पे नेविगेशन सिस्टम पे काम करना शुरू किया था। बायदू की कहानी के जरिए आप आसानी से ये समझ जाएंगे कि हम क्या हासिल कर सकते थे और आज हम कहाँ खड़े हैं। तो अब कहानी शुरू करते हैं भारतीय नेविगेशन सिस्टम की। कारगिल वॉर के तुरंत बाद भारत में अपने नेविगेशन सिस्टम बनाने पे बहस शुरू हो गई थी। करीब 7 साल बाद सरकार ने 2006 में इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम या IRNSS के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। इसरो के पास इस पूरे प्रोजेक्ट को डेवलप करने की जिम्मेदारी थी। इसरो ने भी 3 चरण की अप्रोच ली। पहले चरण में भारत और आसपास के इलाके को कवर करना था। इसमें भारत, पाकिस्तान, चीन सहित दक्षिण एशिया के तमाम देशों को कवर किया जाना था। इसरो ने इस सिलसिले में पहला लॉन्च किया 2013 की 1 जुलाई को। इसे नाम दिया गया IRNSS-1A। इसके बाद 2014 में 2 और उपग्रह भेजे गए, 2015 में 1 और 2016 में 3। कुल मिला के 2016 आते आते हमारे पास 5 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुके थे। इसी साल IRNSS को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया नाम दिया, नाविक, मतलब नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। लेकिन 2016 भारत के नेविगेशन मिशन के लिए बुरा साल साबित होने जा रहा था। हमारे पहले नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS-1A की एटॉमिक क्लॉक फेल हो गई। अब यह क्या माजरा था, इसको समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि आखिर एटॉमिक क्लॉक किस बला का नाम है। कोई भी सैटेलाइट पृथ्वी पर मौजूद रिसीवर को संदेश भेजता है। पृथ्वी पर लगे रिसीवर की घड़ी और सैटेलाइट में लगी घड़ी एक ही लय में होनी चाहिए। यह सैटेलाइट द्वारा ली गई तस्वीर की सही लोकेशन मापने के लिए बेहद जरूरी है। अगर इसमें एक भी माइक्रोसेकंड की गड़बड़ी आती है तो लोकेशन की गणना में 300 मीटर तक का फर्क हो जाता है। भारत अपने नेविगेशन सैटेलाइट की एक्यूरेसी 5 से 10 मीटर तक रखना चाहता है। ऐसे में हमें ज़रूरत थी आला दर्जे की एटॉमिक क्लॉक की। लेकिन उसमें एक दिक्कत थी, हम उस समय तक एटॉमिक क्लॉक बनाते नहीं थे। हमने एक स्विस कंपनी स्पेक्ट्रा टाइम से एटॉमिक क्लॉक खरीदी। हर सैटेलाइट में 3 एटॉमिक क्लॉक लगनी थी। भारत की ही तरह यूरोपीय यूनियन ने अपने नेविगेशन सिस्टम गैलीलियो के लिए भी रूडियम एटॉमिक क्लॉक इसी स्विस कंपनी से खरीदी थी। 2016 की जुलाई में इसरो के तत्कालीन चेयरमैन AS किरण कुमार ने प्रेस को बताया कि हमारे नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS-1A की सभी 3 एटॉमिक क्लॉक खराब हो गई हैं। मतलब हमारे 7 में से एक सैटेलाइट ने काम करना पूरी तरीके से बंद कर दिया था। इसरो ने 2017 में इस समस्या को सुलझाने के लिए एक और सैटेलाइट लॉन्च किया। इसे नाम दिया गया IRNSS-1H। 31 अगस्त 2017 को शाम को 7 बजे इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा से लॉन्च किया जाना था। इसे लॉन्च करने के लिए भारत के सबसे भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल PSLV XL-39 का इस्तेमाल किया गया। लेकिन PSLV की हीट शील्ड में गड़बड़ी आ गई, जिसके चलते ये लॉन्च फेल हो गया। इसके बाद इसरो ने 2018 में IRNSS-1I लॉन्च किया। अप्रैल 2018 में किया गया यह लॉन्च सफल रहा और भारत का नेविगेशन सिस्टम फिर से काम करने लग गया। लेकिन एटॉमिक क्लॉक का फेलियर भारत का पीछा नहीं छोड़ रहा था। 2017 में 2 और एटॉमिक क्लॉक में गड़बड़ी देखी जाने लगी। 2018 आते आते 4 और एटॉमिक क्लॉक फेल हो गई। इस तरह से स्पेस में भेजी गई कुल 24 में से 9 क्लॉक फेल हो चुकी थी। इस पॉइंट पे इसरो को समझ में आने लगा कि विदेशी घड़ी पर निर्भरता के चलते उनका पूरा मिशन दांव पे लग गया है। इसके बाद अहमदाबाद स्थित स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने 2018 की मई में देसी रूडियम क्लॉक डेवलप की। लेकिन इसरो इस बार नई जनरेशन के सैटेलाइट भेजने की तैयारी कर रहा था। साल 2023 की 29 मई इसरो ने नई जनरेशन का नेविगेशन उपग्रह NVS-01 लॉन्च किया। इसमें भारत की बनी हुई रूडियम क्लॉक लगी हुई थी। यह सैटेलाइट L और S बैंड पर काम करता था, लिहाजा इसकी एक्यूरेसी पहले वाले सैटेलाइट से ज़्यादा बेहतर थी। लेकिन इसरो की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। जनवरी 2025 में इसरो ने NVS सीरीज का दूसरा लॉन्च किया। इस बार लॉन्चिंग के लिए GSLV F-15 का इस्तेमाल किया जाना था। यह लॉन्च इसरो के लिए खास था।
यह साल का पहला लॉन्च था। जीएसएलवी का 17वां लॉन्च था और श्रीहरिकोटा से ये 100वां सैटेलाइट लॉन्च होने जा रहा था। 29 जनवरी 2025 की सुबह 6:23 पे इस उपग्रह को लॉन्च किया गया। 19 मिनट में यह जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में दाखिल भी हो गया, लेकिन इसके फ्यूल सिस्टम की नोजल में गड़बड़ी आ गई, जिसके चलते यह सैटेलाइट अपनी सही पोजीशन में नहीं पहुंच पाया। फिलहाल यह सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में किसी आवारा की तरह भटक रहा है। इसरो इसके लिए कोई काम ढूंढने में लगा हुआ है। तो फिलहाल की स्थिति यह है कि भारत की तरफ से लॉन्च किए गए कुल 11 नेविगेशन सैटेलाइट में से 10 ही स्पेस पहुंच पाए। उनमें से भी सिर्फ 3 ही काम कर रहे हैं। IRNSS-1D को डीकमीशन कर दिया गया है। तो कुल मिला के 9 बचे, जिसमें से 3 ही काम कर रहे हैं। भारत और चीन ने लगभग एक ही समय में अपने नेविगेशन सिस्टम का आइडिया कंसीव किया था। चीन ने हमसे 13 साल पहले अपने नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च करना शुरू कर दिए थे। अब तक चीन 60 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है, इसमें से 50 फिलहाल काम कर रहे हैं। हमने चीन के साथ ही इस आइडिया पे काम करना शुरू किया था, लेकिन हमें अपना पहला नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च करते करते 14 साल लगे। 2013 में हमने पहला नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया था, जबकि 2012 तक चीन अपना ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम तैयार कर चुका था। नेविगेशन सिस्टम किसी भी देश की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के लिए जरूरी कड़ी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम दुश्मन पे इतनी सटीक स्ट्राइक इसलिए कर पाए क्योंकि हमारे पास में अपना नेविगेशन सिस्टम मौजूद था। नूर खान एयरबेस पे ब्रह्मोस ने 1 मीटर बाई 1 मीटर की एक्यूरेसी से स्ट्राइक की है। आप सोचिए इस बारे में। क्यों? क्योंकि हमारे पास में अपना नेविगेशन सिस्टम था। अगर हमारा नेविगेशन सिस्टम गड़बड़ी का शिकार होता है तो जंग के मैदान में हमारी फौज अंधी हो जाती है। ये बहुत गंभीर बात है। 1969 में स्थापित इसरो ने पिछले 56 साल की यात्रा में कई ऐसे कारनामे किए हैं जिस पे पूरे देश को गर्व है। लेकिन एक सच यह भी है कि इसरो के पास में पर्याप्त मैन पावर नहीं है और वहाँ काम कर रहे वैज्ञानिकों पर काम का भयंकर दबाव है। फिर भी नेविगेशन सिस्टम देश की सुरक्षा के लिए नाजुक कड़ी है। हमारे पूर्व और पश्चिम दोनों सीमाओं पे हॉस्टाइल नेबर है। यह बात सुनने में बेहद कड़वी लगेगी, लेकिन हिंद के ताज के सबसे चमकदार रत्न इसरो ने इस बार हमें निराश किया है। उम्मीद है कि यह स्थिति जल्द ही बदलेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो में कुछ कमी रह गई है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। हम आगे से इसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। अगले वीडियो तक के लिए विदा। नमस्ते, मेरा नाम है विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे है गीतांश। देखते रहिए न्यूज़ पिंच।